कौन कर सकता है? जीन जो है, जीन को हम लोग वंशागति का इकाई कहे थे, जो युग्मक के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होकर किसी विशेष लक्षण को क्या कर रहा था? नियंत्रित कर रहा था। इसके बाद हम लोग एलील पढ़े थे ना। एलील जो था आपको बताया थे कि जीन जो है उसको ए से लेकर के जेड तक किसी लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एक जीन लिखे हैं हम लोग, ए जीन। अब ये जो ए जीन है इसको डिनोट करने के लिए हम लोग कोई भी लेटर ले सकते हैं, कैपिटल ए भी ले सकते हैं और स्मॉल ए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक जीन है कौन? ए। और इस जीन को निरूपित करने के लिए हम लोग दो वैकल्पिक प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल ए और स्मॉल। तो ये जो एक जीन ए है, इस जीन के लिए जो वैकल्पिक प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वैकल्पिक प्रकार को ही हम लोग क्या बोले थे? एलील बोले थे। ठीक है ना। जीन को निरूपित करने वाला जो वैकल्पिक प्रकार होता है, अर्थात जीनों के वैकल्पिक प्रकार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलील। ये दोनों से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे कल डैश लगा करके हम आपको बताए थे। इसके अलावा इसमें खास बात ये याद रखना है कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो समजात गुणसूत्र जो होता है उसके एक ही स्थान पर, एक सेम लोकस पर मौजूद होते हैं। ठीक है ना। आगे एलील के बाद जो था वो कौन सा था जी? समयुग्मजीय अवस्था ना। समयुग्मजीय अवस्था, इसमें बताए थे कि जब समजात गुणसूत्र के ऊपर एक ही प्रकार के एलील होंगे, या तो दोनों के दोनों कैपिटल होगा, ठीक है ना, या दोनों के दोनों क्या होगा जी? स्मॉल होगा। ठीक है ना। तो जब समजात गुणसूत्र पर एक ही प्रकार के एलील होते हैं तो उसको हम लोग कौन सी अवस्था कहते हैं? समयुग्मजीय अवस्था बोलते हैं। और जब समजात गुणसूत्र के ऊपर दो अलग अलग प्रकार के एलील होते हैं, जैसे यहाँ पर कैपिटल ए और कौन हो गया? स्मॉल ए हो गया, तो एगो बड़ा और एगो क्या हो गया? छोटा। तो जब दो अलग अलग प्रकार के एलील होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम युग्मजीय अवस्था बोलते हैं। फिर इसके बाद आपको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप बताया गया। हेमी का जगह को यहाँ पर छोड़ देते हैं। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, किसी भी जीव के ऐसे गुण जो आपको बाहर से स्पष्ट दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, ठीक है ना। जैसे कोई भी सामने उसका कोई भी गुण आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, जिसको आप देख करके बता सकते हैं, वही उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। और वो गुण कौन से जीन के कारण है, कौन सा जीन का संरचना उस गुण को कंट्रोल कर रहा है, उस जीन के संरचना को हम लोग बाहर से देख करके नहीं बता सकते हैं। तो जीवों में मौजूद जीन की संरचना जो बाहर से दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप। जैसे अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पर अगर एक फूल है तो फूल का रंग जो है वो लाल है, फूल का रंग जो है वो क्या है? लाल है। तो ये लाल रंग जो है इसका क्या कहलाएगा? लक्षण प्रारूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? लक्षण प्रारूप कहलाएगा। अब ये लाल रंग जो है वो कौन से जीन के कारण है? तो ऐसे इस प्रकार से अगर हम लोग जीनों की संरचना लिखेंगे, कैपिटल आर आर या कैपिटल आर स्मॉल, ये जीन की संरचना हो गया। तो ये जीन के संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप बोलेंगे। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी लक्षण प्रारूप लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखाएगा शब्दों में। ठीक है ना। और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में क्या लिखाएगा? जीन प्रारूप लिखाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद जो आपको आगे पढ़ना है वो प्रभावी गुण पढ़ना है और अप्रभावी गुण पढ़ना है। ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे प्रभावी गुण, डोमिनेंट कैरेक्टर। प्रभावी गुण, ठीक है ना। प्रभावी गुण कल एक बताए थे, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो लंबा है तो लंबा का जो नियंत्रण होता है वो दो तरह के जीनों के द्वारा होता है। अगर जीन जो है वो कैपिटल टी है तो भी व्यक्ति लंबा होगा, और अगर उसके अंदर जीन जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी व्यक्ति कैसा होगा जी? लंबा। तो ये कैपिटल टी कौन सी अवस्था है? समयुग्मजीय अवस्था। ठीक है ना। और कैपिटल टी स्मॉल टी है वो विषम युग्मजीय अवस्था है। तो अगर आप इस लंबा गुण को देखें तो ये लंबा जो है वो जीन के समयुग्मजीय अवस्था में रहने पर भी प्रकट होगा और विषम युग्मजीय अवस्था में रहने पर भी क्या होगा? प्रकट होगा। तो इस लंबा जो ये गुण है, इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रभावी गुण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रभावी गुण कहेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना इसमें कि प्रभावी गुण जो है उसमें कैपिटल लेटर हमेशा एगो ना एगो रहेगा ही रहेगा। ऐसे दो गो भी रह सकता है,
लेकिन कहीं कहीं पर कितना रहेगा, एक कैपिटल लेटर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रभावी गुण का नियंत्रण प्रभावी जीन के द्वारा होता है, उसको प्रभावी जीन या प्रभावी एलील भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक गुण होता है अप्रभावी। तो अप्रभावी गुण रिसेसिव कैरेक्टर, ये ऐसे गुण होंगे जो केवल और केवल कौन सी अवस्था में प्रकट होंगे, समयुग्मजीय अवस्था में। जैसे आपको एग्जांपल बताए बौना, ठीक है ना, बौना जो है ये लंबा का उल्टा है, तो बौना जो होता है इसके लिए कौन सा जीन रखेंगे, स्मॉल टी, ठीक है ना। ये स्मॉल टी कौन सी अवस्था है जी, समयुग्मजीय अवस्था, ठीक है ना। तो ये केवल इसी अवस्था में प्रकट होगा। जैसे इसके साथ कैपिटल लगा दीजिएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ना हो जाएगा, तो फिर वो कैसा हो जाएगा। तो जब बौना लिखना होगा तो उसके लिए हमेशा स्मॉल वाला लेटर लिखना होगा, और वो भी क्या गो, दो, ठीक है ना। तो ये बौना गुण जो है वो केवल और केवल इस अवस्था में प्रकट हो रहा है, समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा गुण हो जाएगा, अप्रभावी गुण हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखिए, पहला प्रभावी गुण जाओ बोले, देखिए ऐसे गुण जो समयुग्मजी, ऐसे गुण जो समयुग्मजी एवं, ऐसे गुण जो समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, ऐसे गुण जो समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। ऐसे गुण जो समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, दोनों अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। प्रभावी गुण कहलाता है, प्रभावी गुण कहलाता है। जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक छाप लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल, जैसे हो गया। फिर नेक्स्ट अप्रभावी गुण, अप्रभावी गुण बोले, अप्रभावी गुण देखिए, ऐसे गुण जो केवल, ऐसे गुण जो केवल समयुग्मजी अवस्था में, ऐसे गुण जो केवल समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न होते हैं, ऐसे गुण जो केवल समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न होते हैं, ऐसे गुण जो केवल समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न होते हैं। जैसे बौना, इसको लिखिए, जैसे यहाँ बोलना ना चाहिए कि नहीं दिख रहा है।
हो गया। चल अभी 3-4 को डेफिनेशन और है। मेन डेफिनेशन यहीं तक था, ठीक है। अभी F1 F2 बचल है। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन ना। जैसे यहाँ पर देखिए 2 जनक हैं, ठीक है ना। ये जनक है पेरेंट्स, और इनके क्रॉस से जो उत्पन्न होगा, इनके बीच जब प्रजनन होगा तो इनके प्रजनन से जो उत्पन्न होने वाला पीढ़ी है, इस पीढ़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी। अभी ये या तो मेल होगा या क्या होगा जी? फीमेल, ठीक है ना। तो ये जो पीढ़ी 2 जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाले जो पहला पीढ़ी है, इस पीढ़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी बोलेंगे। फिर ये F1 पीढ़ी जो है ये भी बड़ा होगा, ठीक है ना। इसका भी शादी ब्याह होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इससे जो उत्पन्न होगा, ठीक है ना, ये मेल या फीमेल दो भी उत्पन्न हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस पीढ़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? F2 पीढ़ी बोलेंगे, ठीक है ना। फिर यही हाल इसके साथ भी होगा, ये भी कुछ समय के बाद बड़ा होगा, इसका भी पैदा होगा। समझ रहे हैं बात? तो उसको हम लोग F3 बोलेंगे ना। समझ में आया? फिर से समझा रहे हैं। बाबा दादी पहला पीढ़ी, मम्मी पापा दूसरा पीढ़ी ना। तो बाबा दादी से उत्पन्न होने वाला मम्मी पापा कौन सा पीढ़ी हो गया? F1। F1 से उत्पन्न होने वाले मम्मी पापा से उत्पन्न होने वाले हम लोग कौन सा पीढ़ी हुआ ना जी? और हमर जो है वो कौन सा पीढ़ी आ गया? समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो 2 जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाले पीढ़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी बोलेंगे। और F1 पीढ़ी के क्रॉस से उत्पन्न होने वाले पीढ़ी को, और F2 के क्रॉस से उत्पन्न होने वाले को, तो कुछ नहीं है इसमें यार, ठीक है ना। चलिए लिखो F1 पीढ़ी। हाँ पीढ़ी लिखिएगा, सीढ़ी नहीं। मैं कहे तो सीढ़ी लिख के बढ़ जाते हैं। बोलें अब देखो 2 जनकों के क्रॉस से, 2 जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को, 2 जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। 2 जनकों के क्रॉस से उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट F2 पीढ़ी। सिंपल सिंपल है। F2 पीढ़ी। देखो F1 पीढ़ी के क्रॉस से, F1 पीढ़ी के क्रॉस से उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को, F1 पीढ़ी के क्रॉस से उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी के क्रॉस से उत्पन्न होने वाली पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। लिख लिए होंगे। चलिए ये फ़ोटो छापने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने परिवार से समझिएगा कौन सा कौन पीढ़ी चल रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश शिवलिंग, शिव जी के लिंग नहीं। हाँ शिवलिंग। शिवलिंग, शिवलिंग कई को समझ रहा हो कि शिवलिंग कह रहे हैं। शिवलिंग क्या होता है? भाई बहन, भाई भाई बहन बहन, ठीक है ना। एक ही माता पिता से उत्पन्न होने, अलग अलग समय पर उत्पन्न होने वाले संतान को आपस में क्या कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता है। जैसे आप लोग 2-3 भाई बहन हैं तो सब आपस में क्या हैं? एक ही माता पिता के संतान हैं और अलग अलग समय पर उत्पन्न हुए हैं तो क्या कहलाएंगे? शिवलिंग कहलाएंगे। तो एक ही माता पिता से अलग अलग समय पर उत्पन्न होने वाले संतियों को क्या कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता है। लिखिए एक ही माता पिता से, नहीं दिख रहे हैं कहाँ? ओ उसको पॉज करो।
रुको तो रुको, रोकना में या काटना नहीं। और सिबलिंग लिखवा रहे थे, लिखिए एक ही माता पिता से अलग अलग समय पर, एक ही माता पिता से अलग अलग समय पर उत्पन्न होने वाले संततियों को, एक ही माता पिता से अलग अलग समय पर उत्पन्न होने वाले संततियों को, एक ही माता पिता से अलग अलग समय पर उत्पन्न होने वाले संतति, संपत्ति नहीं संतति, संततियों को सिबलिंग कहा जाता है। उत्पन्न होने वाले संततियों को सिबलिंग कहा जाता है। जैसे सब भाई बहन हो गए ना, हैं? अपने भाई बहन एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट कहेंगे जीनोम, 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 जीनोम। देखिए अगुणित गुण सूत्र पर, जीनोम अगुणित गुण सूत्र पर उपस्थित समस्त जीन को, अगुणित गुण सूत्र पर उपस्थित समस्त जीन को जीनोम कहते हैं। अगुणित गुण सूत्र पर उपस्थित समस्त जीन को जीनोम कहते हैं। इसका अंग्रेजी होता है सम टोटल ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट ऑन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगुणित गुण सूत्र पर उपस्थित समस्त जीन को जीनोम कहते, लिख लिए। नेक्स्ट एक और लास्ट है जीन पूल। जीन पूल, फूल नहीं, जीन पूल, जीन पूल। क्या लिखा है? किसी जनसंख्या में उपस्थित, किसी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन को, किसी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन को संयुक्त रूप से, किसी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन को संयुक्त रूप से जीन पूल कहा जाता है। किसी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन को संयुक्त रूप से जीन पूल कहा जाता है। मन होगा इसको याद कर लीजिएगा, जो एग्जामिनेशन के या यहाँ पर ज़्यादातर जो यूज होगा वो समयुग्मजी, युग्मजी, विषमयुग्मजी, प्रभावी गुण, अप्रभावी गुण, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। ठीक है ना? इतना 4-6 गो जो चीज़ है उसको बिल्कुल याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। फिर से रिपीट कौन कौन बोले? समयुग्मजी अवस्था, विषमयुग्मजी अवस्था, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण। ये 6 गो जो है वो एकदम मस्ट है चैप्टर को समझने के लिए। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तब चैप्टर आगे बढ़ेगा और समझ में भी आएगा यहाँ पर। ठीक है ना? हाँ, कैसे भी करके इसको याद कर लेना है, सोचना नहीं है कि ऐसी समझ जाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग वास्तविक रूप से जो जेनेटिक्स है उसको शुरू करने वाले हैं। जेनेटिक्स जो है इसको अनुवांशिकी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? अनुवांशिकी को 3 भागों में बांटा गया है। एक है मेंडल के समय का अनुवांशिकी, ठीक है ना, जिसको हम लोग मेंडलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेंडलिज्म कहते हैं, जिसके बारे में आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं। ठीक है ना? एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना? तो मेंडल से पहले भी अनुवांशिकी था और मेंडल के बाद भी अनुवांशिकी है। ठीक है ना? तो अनुवांशिकी को 3 भागों में बांटा गया है मेंडल के समय से। तो मेंडल के जो पहले वाला अनुवांशिकी था उसको प्री मेंडलिज्म कहा गया। क्या कहा गया? प्री मेंडलिज्म कहा गया। अर्थात 1856-57 से पहले की जो अनुवांशिकी है उसको प्री मेंडलिज्म कहा गया। और 1856-57 से लेकर के 1865 तक का जो अनुवांशिकी है उसको हम लोग बोलते हैं मेंडलिज्म। क्या बोलते हैं?
मेंडलिज्म बोलते हैं। और उसके बाद की जो अनुवांशिकी, मेंडल बाबा के बाद बाबा करें मेंडल बाबा के बाद की जो अनुवांशिकी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट मेंडलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी को 3 भागों में यहाँ पर हम लोग तीनों पढ़ेंगे। पहला है प्री मेंडलिज्म, ठीक है ना। ये प्री मेंडलिज्म कब से है? तो 1856-57 से पहले, माने मेंडल से पहले की अनुवांशिकी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मेंडलिज्म कहते हैं। दूसरा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंडलिज्म कहेंगे। इसको 1856-57 से लेकर के, ठीक है ना, कब तक, 1865 तक, ठीक है ना, ये मेंडलिज्म का कार्यकाल था। और इसके बाद की जो अनुवांशिकी है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मेंडलिज्म। तो हम लोग तीनों मेंडलिज्म पढ़ने हैं। पोस्ट मेंडलिज्म जो है वो 1900 से शुरू होता है। कब, कितना ईस्वी से शुरू होता है? 1900 ईस्वी से शुरू होता है, मेंडल के बाद वाला, ठीक है ना। रिडिस्कवरी हुआ था जब मेंडल के काम का, तहाँ से यहाँ ये शुरू होता है। तो यह सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म जो है ये मेंडल के कार्य के ठीक पहले वाली अनुवांशिकी है। और इस दौरान सम्मिश्रण वंशानुक्रम की जो सिद्धांत है ये फेमस था। इसका मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ये सिद्धांत फेमस था, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। उस समय लोगों का ये मानना था कि माता पिता के गुण जो होते हैं जब संतति में आते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं और उससे एक संतति में नए गुण का विकास होता है, ठीक है ना। जैसे अगर माता पिता जो है, एक लंबा है और एक बौना है, छोटा है, तो बच्चा जो होगा वो दोनों के मिश्रण से मध्यम आकार का होगा। कैसा होगा जी? मध्यम आकार का। ऐसे ही बोला गया कि माता पिता एक गोरा है, काला है, तो बच्चा जो होगा वो कैसा होगा? सांवला होगा। माने दोनों का मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा। और ये जो सिद्धांत था इसी को क्या बोला गया? थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जो कब फेमस था? प्री मेंडलिज्म के दौरान। तो हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले प्री मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म प्री मेंडलिज्म बोले। देखिए, मेंडल से पहले की अनुवांशिकी, मेंडल से पहले की अनुवांशिकी प्री मेंडलिज्म कहलाती है। मेंडल से पहले की अनुवांशिकी प्री मेंडलिज्म कहलाती है। मेंडल से पहले की अनुवांशिकी प्री मेंडलिज्म कहलाती है। इसमें सम्मिश्रण, इसमें सम्मिश्रण वंशानुक्रम, इसमें सम्मिश्रण लिखा जाएगा, इसमें सम्मिश्रण वंशानुक्रम, सम्मिश्रण ना, वंशानुक्रम का सिद्धांत अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस प्रचलित था। थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस प्रचलित था। लिख लिए, इसी में लिखेंगे पैरा चेंज करके। इस सिद्धांत के अनुसार
माता पिता के गुण, इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता के गुण